गुड मॉर्निंग क्लास 12th मैथ्स एंड बायो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। ओके, सो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब होता है जो सरफेस फिनोमेनन को डील करता है, यानी जो जो चीज़ें सरफेस पे हो रही होती हैं। ठीक, इसको समझने के लिए हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी, हमें छोटे छोटे कुछ टर्म्स पहले डिस्कस करने पड़ेंगे। वो टर्म है बेटा कि जो भी चीज़ें बाउंड्री पे होती हैं, यानी एक तरीके से आप ये मानिए कि जो सरफेस केमिस्ट्री होती है वो क्या करती है आपकी, इट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ द बाउंड्री विच सेपरेट टू बल्क फेसेस, यानी जो दो फेसेस को अलग करे। मतलब एक तरीके से बीच में क्या हो, एक बैरियर टाइप का हो जो कि दो बल्क फेसेस को अलग करता हो। इस बाउंड्री को बोलते हैं सरफेस या इंटरफेस। ठीक, अब ये दो बल्क फेसेस गैसेस के फॉर्म में भी हो सकता है, गैस लिक्विड, सॉलिड गैस, किसी के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स टॉपिक्स आने वाले हैं जैसे एड्सॉर्प्शन, कोलाइड्स, इमल्शन। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आता है वो आता है बेटा एड्सॉर्प्शन। देखो एड्सॉर्प्शन तो आई डोंट थिंक अभी आपको पता है, बट एब्जॉर्प्शन आपको पता होगा। जैसे यहाँ पे AD है ना, आपको ये पता होगा एब्जॉर्प्शन AB वाला। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को सोख लेना, पूरा अंदर तक गीला हो जाना या उसके अंदर तक वो चीज़ें चले जाना। अगर आपने कभी नोटिस करा, अपने कपड़े धोए होंगे, कभी आपने वॉश करे होंगे, तो जब आप उन कपड़ों को बकेट में डालते हैं तो वो कपड़े पूरा पानी सोख लेते हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। पूरा अंदर तक वो चीज़, वो पार्टिकल चले जाना, वो लिक्विड अंदर तक उसके अंदर चले जाना। बट एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ सिर्फ सरफेस तक ही रहना। मतलब अगर मैं कपड़े डालूँ पानी के अंदर, तो अगर वो पानी से उन कपड़ों के ऊपर ऊपर सरफेस तक रहेगा तो उसको बोलेंगे एड्जॉर्प्शन, AD। ओके, अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें AB, तो वो क्या होता है, बल्क फिनोमिनन होता है, बल्क यानी अंदर तक घुस जाना। और एड्जॉर्प्शन की बात करें तो ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन है, यानी सिर्फ सरफेस में चीज़ें रहती हैं। ठीक है, अच्छा, दिस प्रोसेस इन विच द मोलिकुलर स्पीशीज आर एक्यूमुलेटेड एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क। वो क्या होता है, उसकी सिर्फ सरफेस पर एक्यूमुलेट होती है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो जेल हो, कुछ भी हो। एग्जाम्पल, वाटर वेपर्स ऑन सिलिका जेल। सिलिका जेल पे क्या होता है, वाटर के मॉइस्चर को क्या करता है, एड्जॉर्ब करता है सिर्फ सरफेस पे। H2O2 NaCN एक्टिवेटेड चारकोल ऑल्सो, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब हम देखते हैं एड्जॉर्प्शन इन एक्शन, यानी ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल, इफ़ चारकोल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद गैसेस, अगर चारकोल को हम O2 N2 SO2 NH3 CO2 Br2 के कॉन्टैक्ट में लाएंगे क्लोज वेसल में, तो हम देखेंगे ये जो सारी गैसेस हैं ये चारकोल के सिर्फ सरफेस पर आके आ जाती हैं। ठीक, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं, दैट व्हेन एनिमल चारकोल इज़ एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, किसी एनिमल जो चारकोल है जो किसी ऑर्गेनिक डाई में या मिथाइलिन ब्लू में अगर डाल दिए, उसको फिर अच्छे से शेक करें, तो हमने ये एब्जॉर्ब करा है दैट उसका जो फिल्ट्रेट होता है वो कलरलेस हो गया। दैट मीन्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई दस एक्यूमुलेट ऑन द सर्फेस ऑफ द चारकोल ओनली। ठीक, ऐसे ही आपके कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं इन्होंने, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें डिस्कस करने हैं, वो है एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट, एब्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन और जॉर्प्शन। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं एड्जॉर्बेट। तो एड्जॉर्बेट का मतलब क्या होता है, देखिए एड्जॉर्बेट का मतलब होता है इट इज़ द मोलिकुलर स्पीशीज और यू कैन से द सब्सटेंस दैट इज एड्जॉर्ब और एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस। यानी जो, जैसे आप ये मानिए डस्टर रखा हुआ है क्लास में, तो डस्टर के ऊपर जितनी भी जो धूल आके बैठ जाती है, जो डस्ट आके बैठ जाती है, तो उस डस्ट को हम कहेंगे एड्जॉर्बेट, यानी जो ऊपर के पार्टिकल आके बैठ जाते हैं। और उस डस्टर को हम कहेंगे एड्जॉर्बेंट, यानी जिसके सरफेस पे आके वो बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, वो मैंने आपको बता दिया, वो बल्क फिनोमिनन होता है। नेक्स्ट है बेटा डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो एड्जॉर्ब हो रही होती है, अगर वो निकलने लगे, वापस जाने लगे टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। डी का मतलब होता है रिमूवल, तो रिमूवल ऑफ द एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन,
ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच एड्जॉर्बेट डिजॉल्व इनटू एड्जॉर्बेंट एंड पासिस इनटू द बल्क ऑफ द एड्जॉर्बेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपकी क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन के बीच में। तो इन दोनों के अगर डिफरेंस की बात करें तो अब आप यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा? बल्क फिनोमिनन होता है, और एड्जॉर्प्शन क्या होता है? सरफेस फिनोमिनन होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, यानी जो उसमें कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का वो क्या होता है? सेम होता है। जबकि हम इसमें बात करें तो ये क्या होता है? सरफेस पे होता है एंड इट विल डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द बल्क। ठीक, वो अंदर नहीं जाएगा, वो क्या रहेगा? सिर्फ सरफेस पे रहेगा। सपोज़ अगर हम चॉक को इंक में डाल दें या पानी में डाल दें और डालते ही अगर निकाल दें तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो पानी है, जो वाटर के पार्टिकल हैं, वो सिर्फ चॉक के सरफेस पे ही रहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट डिफरेंस है दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। यहाँ पे क्या होगा? धीरे 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 ये क्या करता है? अंदर की तरफ जाने लगता है, यानी ये बल्क में जाने लगेगा अगर ज़्यादा देर तक उसमें रहेगा, उस मीडियम में। ठीक, नेक्स्ट है चिल्ड्रन, वो है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म का मतलब होता है, हाँ देखिए, तो मैकेनिज़्म का मतलब होता है कि किस तरीके से ये काम करता है, कौन से इसके फोर्सेस होल्ड करती हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे दैट एड्जॉर्प्शन अराइजेज ड्यू टू द फैक्ट that the surface particle of the adsorbent are not in the same environment as the particle inside the bulk। यानी जो भी एब्जॉर्प्शन होता है उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें ज़रूरी नहीं कि वो पार्टिकल एब्जॉर्ब में थ्रू आउट सेम रहें, वो बल्क में जाने की कोशिश करते हैं लगातार। यानी अगर चॉक का पानी में ज़्यादा देर तक भिगाओगे तो वाटर के पार्टिकल्स के अंदर ज़रूर जाएंगे। ठीक, दैट मीन्स inside the adsorbent all the forces acting between the particles are mutually balanced। अंदर वो forces क्या हैं? balanced हैं। but on the surface the particles are not surrounded by the atom or the molecule of their kind on all sides and hence they possess unbalanced forces। यानी बल्क में जो forces हैं वो balanced हैं, but surface पे वो forces balanced नहीं होती है। इसके वजह से क्या होता है? force of attraction बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए ना, इसी में लेके फिर एक नेक्स्ट हमारे पास फिनोमेनन है, वो ये कि एक, इसलिए एक क्वेश्चन भी बहुत बार बार आता है कि हम क्यों कहते हैं कि जो प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन का एक एक्सोथर्मिक है। ये क्वेश्चन अगर आप नोटिस करेंगे कैटी के टेक्स्ट में भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस आखिर क्यों एक्सोथर्मिक होता है। तो उसके लिए आप देखिए दैट द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। यानी जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ने लगेगा तो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी बढ़ेगा, है ना। दैट मीन्स पर यूनिट मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट, यानी जो हो रहा होगा, जिस पे हो रहा होगा, वो गिवन टेम्परेचर प्रेशर के साथ क्या होगा? बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। यानी ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज इन डिक्रीज इन सरफेस एरिया। आप समझे इसका मतलब कि ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन देयर इज़ ऑलवेज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जीज़। यानी सरफेस पर जो एनर्जीज़ लग रही हैं फिर वो क्या होंगी? धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है अनबैलेंस फोर्स लगता है। दैट मीन दिस डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी उसको क्या बना देती हैं? एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि एड्जॉर्प्शन क्यों एक्सोथर्मिक होता है, तो आपको लिखना चाहिए क्योंकि एड्जॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस एरिया के साथ बढ़ जाता है। अब वो सरफेस एरिया के साथ बढ़ जाएगा, यानी जैसे जैसे सरफेस पे जो सरफेस एनर्जीज होती हैं वो कम हो जाती हैं, इसलिए जो प्रोसेस है वो क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी। ठीक, आप चाहें तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी लिख सकते हैं कि अगर वो डेल्टा एच उसका क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि एनर्जीज तो कम हो जा रही हैं। अब डेल्टा एच नेगेटिव यानी एंट्रोपी भी क्या होगी? नेगेटिव। तो आपको पता ना गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। आप खुद ही सोचो, अगर एच भी नेगेटिव होगा, एस नेगेटिव होगा, तो यानी जो माइनस टी डेल एस है ये क्या? ये पॉजिटिव है इक्वेशन में, यानी तो क्या होगा आपका? डेल्टा जी भी इट बिकम ज़ीरो और लेस देन नेगेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट है बेटा, वो है आपका टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में हम देखेंगे कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिजियोजॉर्प्शन यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक होता है कीमियोजॉर्प्शन जिसे हम केमिकल एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं।
तो फिज़िकल जो एड्जॉर्प्शन होता है जिसे हम फिजियोजॉर्प्शन कहते हैं वो किसके वजह से बनता है, यानी प्रोसेस तो वही होगी एड्जॉर्प्शन, बट जो फोर्सेस लगेंगे दे आर द वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक, वो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी जिसे हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक, इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होगी, यानी अ गिवन सरफेस ऑफ एन एड्जॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर गैस। ठीक, यानी ये कुछ उतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, यानी ये गैस के उस पर नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सी टाइप की गैस है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो लिक्विफिकेबल है या नहीं है। ओके, या क्या उसके वन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा फैक्टर होता है बेटा वो है रिवर्सिबल नेचर। दैट मीन्स ये क्या होता है, रिवर्सिबल और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि आपको पता है ली चार्टलर के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट रहता है, यानी जितनी ज़्यादा गैस अब्जॉर्ब होगी तो वॉल्यूम कितना होगा उतना ही कम हो जाएगा। यानी ऐसी कंडीशन में क्या, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, और यानी फिजियोजॉर्प्शन फिर कम टेम्परेचर पे भी आसानी से हो जाएगा। ठीक, फिजियोजॉर्प्शन के लिए सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस चाहिए होती जो कि बहुत वीक होती हैं, वो कम टेम्परेचर पे भी चल जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्टर है वो है सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट यानी जिस पे वो हो रहा होता है वो प्रोसेस, यानी एट अ गिवन ठीक, अब देखते हैं। चलिए, तो एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर विद द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ साथ आपको पता है एड्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एंथैल्पी, अब आपको पता है ये क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ हमेशा कम हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी इस पर डिपेंड नहीं करती। ओके, नेक्स्ट फैक्टर वो तो बेटा है कीमियोजॉर्प्शन। कीमियोजॉर्प्शन का मतलब होता है कि एड्जॉर्प्शन होना बट वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू नहीं, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू, यानी जो भी एड्जॉर्प्शन है इन विच द गैस मॉलिक्यूल और द एटम आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय द केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड केमियोजॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक, अब ये केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू होगा, यानी ये तो कोवलेंट हो सकता है या आयनिक हो सकता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन इज एड्जॉर्ब ऑन द मेटल बाय ऑक्साइड फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन इज एड्जॉर्ब बाय ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो ये जो कंपाउंड बनते हैं ऑक्साइड या हाइड्राइड, ये सारे के सारे कीमियोजॉर्प्शन के थ्रू ही बनते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीमियोजॉर्प्शन, वो है आपकी पहला हाई स्पेसिफिसिटी, यानी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, एंड फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर, यानी सिर्फ एक लेयर बनती है कीमियोजॉर्प्शन में, जबकि उसमें मल्टी लेयर्स पॉसिबल हैं फिजियोजॉर्प्शन में। नेक्स्ट इरिवर्सिबल है ये प्रोसेस, क्यों, क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक है और ये बहुत स्लो है, हाई एनर्जी पे एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है, तो ये इरिवर्सिबल होता है। नेक्स्ट सरफेस एरिया इंक्रीज, इट विल इंक्रीज विद द, जैसे जैसे कीमियोजॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ेगा कीमियोजॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, आपको पता है इट विल डिक्रीज विद द टेम्परेचर विल इंक्रीज। ठीक, नेक्स्ट जो है बेटा इसी में हमारे क्या है, ये है डिफरेंस पॉइंट, ये आप ज़रूर कर लीजिएगा इन्हें, जो हमने डिस्कस करा डिटेल में वो सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, आप चाहे तो उनको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड। सॉलिड पे कैसे, अगर किसी सॉलिड की सरफेस पे कोई गैस के पार्टिकल एड्जॉर्ब हो रहे होते हैं, यानी सरफेस पे आके रुके होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी जिस पे वो हो रहे होते हैं उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। For example, hydrogen is strongly adsorbed on nickel surface, while it is weakly adsorbed on the alumina surface. यानी जो हाइड्रोजन की गैस है वो निकल की सरफेस पे तो ईजिली एड्जॉर्ब होती है, बट एल्यूमिना के सरफेस पे नहीं हो पाती। नेक्स्ट है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस यानी जो गैस जितनी ज़्यादा लिक्विफिएबल होंगी, यानी वो उतनी ही ईजिली एड्जॉर्ब हो पाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया का। दैट मीन्स सरफेस एरिया जो होता है, दैट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट इंक्रीज द टोटल अमाउंट ऑफ गैस
adsorbed because number of adsorbing sites increases, thus finely divided platinum, nickel and porous substances are the best solid absorbent. यानी जितना अच्छा या जितना अमाउंट ऑफ गैस अब्जॉर्ब होता है उतनी अच्छी अब्जॉर्बिंग साइट्स पे भी डिपेंड करता है. ओके